क्या इतिहास लेखन में कभी ऐसा हुआ कि किसी की डायरी को हमने स्रोत माना हो, प्रामाणिक स्रोत माना हो? क्या आपको नहीं लगता है कि जो दल ये मांग रखता है कि हिंदू कॉलेज का नाम हिंदू नहीं होना चाहिए, या एक दूसरा दल जो मांग रखता है कि इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाम मक्का नहीं होना चाहिए, दोनों का नाम बदल देने चाहिए? दिल्ली में ही अधिकतर क्यों स्मॉग जैसी कंडीशंस बनती हैं, जबकि मुंबई है, चेन्नई है और भी अपने पास मेट्रोपॉलिटन है? परावर्तन, रिफ्लेक्शन, आपने डायरी में बात की, तो परावर्तन और अपवर्तन अगर आप किसी उदाहरण से हमें बता पाएं या किसी आम इंसान को आपको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? May I come in, sir? Yes, please come. Sir, Please have the seat. Namaste. Namaste. So you are Mr. Vivek Yadav, Yes, sir. right? What's your medium for the interview Sir, Hindi. and for the mains? Hindi. Hindi. And this is your first attempt? नहीं सर, फोर्थ अटेम्प्ट. Fourth attempt and first interview? जी. Okay. तो विवेक, अपना परिचय दीजिए हम सबको पहले 5-6 वाक्यों में, ताकि हम आपसे बात कर सकें. सर, मैं विवेक. मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने होम टाउन चंदेरी, जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश से पूरी करी है. मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री में ऑनर्स किया है. और सर मैंने पीजी किया है इग्नू से, एमए किया हुआ है. और मेरी हॉबी जॉगिंग करना और रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग मेरी हॉबी है. ठीक है. तो विवेक, आपका नाम बहुत सुंदर है. ये बताएं कि कोई व्यक्ति विवेकशील है या नहीं, इसकी पहचान कैसे हो सकती है? सर, विवेक का जो सामान्य अर्थ है वह यह होता है कि अपने निर्णयों में आपके अंदर नैतिकता का समावेश होना चाहिए. यही आपको बुद्धि से अलग कर देता है. तो अगर कोई व्यक्ति अपने निर्णयों में या फिर अपने जीवन में एक नैतिकता का आदर्श रखता है और अपने जीवन को ऐसा शालीन बना के रखता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि वह विवेकपूर्ण जीवन जी रहा है या फिर वह विवेकशील है. अगर विवेकशील और नैतिक समानार्थी हैं, तो फिर ये दो शब्द क्यों हैं? भाषा का तो नियम है कि कुछ अंतर होगा तभी दो शब्द होंगे. तो क्या सिर्फ नैतिक होना विवेकशील होना है? सर, इसमें पूर्णता समानार्थी तो नहीं कहा जा सकता, परंतु नैतिकता के साथ साथ इसमें सर तार्किकता भी होनी चाहिए, क्योंकि जो विवेकशील व्यक्ति होगा वह तार्किकता का भी उपयोग करेगा. इसके अलावा सर विवेक के लिए एक हम सीमा यहाँ तक भी जोड़ सकते हैं कि जो सोचने वाला व्यक्ति होगा, जो सोचेगा और जो समाज के लिए कुछ अच्छा सोचेगा, सर उस सेंस में इसे ले सकते हैं, ऐसा मेरी जानकारी. क्या कोई विवेकशील व्यक्ति कभी अनैतिक हो सकता है? सर, मुझे नहीं लगता कि अगर वह विवेकशील होगा तो वह कभी अनैतिक होगा. ठीक है. विवेक और ज्ञान और बुद्धि, इनको हम एक ही मान लें, इनमें अंतर है कुछ? जी सर, इनमें मूलतः अंतर है. सर, ज्ञान अपने आप में निरपेक्ष हो सकता है. वहीं जब आप बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि में तार्किकता का भी समावेश हो जाता है. ठीक है. वहीं उस तार्किकता में अगर नैतिकता और सद्गुणों का समावेश कर दें तो वह विवेक बन जाता है. ठीक. आपका वैकल्पिक विषय इतिहास है और आप डायरी लिखने के शौकीन हैं. जी. क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डायरी ही इतिहास लेखन का पहला चरण है? जो आज डायरी है वही कल को इतिहास बनेगा? सर, संभावना रहती है कि डायरी में जो लिखे गए तथ्य हैं, अगर वह पूर्णतः सत्य के रूप में लिखे गए हैं, उनको पूर्णतः निरपेक्ष होकर लिखा गया है, तब तो वह इतिहास का एक स्रोत बन सकते हैं. परंतु एक संभावना यह भी है कि कहीं ना कहीं वह मिथक तक सीमित भी रह सकते हैं अगर वह डायरी में लिखे हुए हैं. तो क्या इतिहास लेखन में कभी ऐसा हुआ कि किसी की डायरी को हमने स्रोत माना हो, प्रामाणिक स्रोत माना हो? सर, जैसे भगत सिंह जी की जेल डायरी है, हम जब भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में आते हैं तो हम यह देखते हैं कि उन्होंने किस तरह की जो अपनी बातें लिखी, उनका दृष्टिकोण क्या था अपने जीवन काल में समाज के प्रति या फिर राष्ट्र के प्रति. तो एक सीमा तक हम उनको मान सकते हैं कि उसका इतिहास लेखन में उपयोग किया जा सकता है. आप जो डायरी लिखते हैं उसमें कितना सच होता है, कितना झूठ होता है, परसेंटेज में बताइए. सर, 100% सत्य होता है उसमें. नाम भी सच लिखते हैं सब लोगों के? जी सर, बिल्कुल पूर्णतः सत्य होता है. उसे संभाल के रखते हैं, छिपा के? सर हाँ, बिल्कुल उसको छिपा कर रखता हूँ. और चूंकि सर मैं उसमें ऑनेस्ट हूँ, तो एक संभावना और हो जाती है कि मुझे उसको अधिक छुपाना पड़ता है, ताकि कुछ चीज़ें जो मेरी निजी हैं वह निजी ही रहें. बस यही. रिफ्लेक्टिव क्या होता है डायरी में? सर, रिफ्लेक्टिव का अर्थ हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब आप स्वयं से बात करते हैं, अपनी कमियों को, अपनी जो लक्ष्य होते हैं उनको, या फिर आप स्वयं में जो सुधार देखना चाहते हैं उनको आप कागज़ के पन्नों पर उतार देते हैं. और उन जो आपकी भावनाएं होती हैं उनमें आप पूर्णतः बायस्ड नहीं होते हैं, उसको हम रिफ्लेक्टिव मान सकते हैं. आज मौनी अमावस्या है और आज सुबह सुबह इलाहाबाद में कुंभ में भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई. जी.
कल्पना कीजिए कि आप इलाहाबाद के कुंभ नगर के डीएम हैं जी, और सारी कोशिश के बाद भी आप इससे बच नहीं पाए। आज आपको रिफ्लेक्टिव डायरी लिखनी है, क्या लिखेंगे? मुझे एग्जैक्टली जो लिखेंगे वो सुनना है, ये नहीं कि सर मैं ये लिखूंगा कि जी। जो लिखेंगे एग्जैक्टली वो बताइए। सुबह का वक्त था, मेरी ड्यूटी घाट पर थी, लगभग सारी सुरक्षा चौक चौबंद थी, परंतु भीड़ का एक अचानक जत्था आया। चूंकि वह आस्था से युक्त था, परिपूर्ण था, वह भी अपने कुंभ में दर्शन करने आया था, तो एक असामान्य स्थिति बन गई जहां पर मैं और मेरी पूरी फोर्स उसको संभालने में तैनात थी, परंतु अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी मैं यह नहीं कर सका। कुछ मौतें हुई, कुछ घायल हुए, उनको त्वरित मैंने जितना हो सके उतनी जल्दी मैंने उन्हें स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया। यह घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर मैं अपनी टीम से रिपोर्ट मांगूंगा, और जो घायल हुए या जो मृत हुए उनके प्रति मेरी संवेदना सदैव रहेंगी। ईश्वर उन्हें अपने पास सुरक्षित रखे, अपने ईश्वर उन्हें जो पीड़ित हैं और जो लोग हैं उन्हें भी इतनी हिम्मत दे कि वह अपने प्रियजनों को याद कर सकें या उन्हें याद भुला सकें। ठीक है सर। विवेक जी, हिंदू कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, मक्का सांस्कृतिक कार्यक्रम का संयोजन भी किया है जी। ये दोनों ही शब्द भारत के पंथ निरपेक्ष राजनीतिक दर्शन के विरुद्ध दिखते हैं जी। क्या आपको नहीं लगता है कि जो दल ये मांग रखता है कि हिंदू कॉलेज का नाम हिंदू नहीं होना चाहिए, या एक दूसरा दल जो मांग रखता है कि इसका सांस्कृतिक कार्यक्रम का नाम मक्का नहीं होना चाहिए, दोनों का नाम बदल देने चाहिए? सर, मुझे लगता है ये हमारे कॉलेज की एक विशिष्टता है जो भारत के कंपोजिट कल्चर को सामने लाती है। यहाँ पर जो हमारा हिंदू कॉलेज जो सर नाम रखा गया है वह मूलतः धर्म के विपरीत, यह हमारी जो संस्कृति और हमारा देश है उससे जुड़ा हुआ वह नाम है। दूसरा सर, ये मक्का जो नाम हुआ वह कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति बताता है, हज ऑफ हिंदू कॉलेज, जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, कोई भी वर्ग हो, वह सब वहाँ आता है और मिलकर हम एक मनोरम कार्यक्रम करते हैं। तो सर, यह मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति की पहचान है। प्रयागराज के कुंभ में भी सभी लोगों के लिए आने की स्वतंत्रता होनी चाहिए थी। कुछ ऐसे आदेश जारी किए गए कि कुछ खास संप्रदाय के लोग प्रवेश नहीं कर सकते उसमें। सर, मेरी जानकारी में किसी विशेष समुदाय को पूर्णतः मना करना, अगर ऐसा है, चूंकि सर मैंने नहीं सुना, तो मुझे नहीं लगता है उचित है। चूंकि कुंभ भी एक भारत की संस्कृति का हिस्सा है, उसे धार्मिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखना चाहिए, परंतु वह धर्म के साथ साथ एक बृहद परिप्रेक्ष्य में संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। तो सर, मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ है तो यह उचित नहीं है। इतिहास में आपने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बारे में पढ़ा है जी। पंथ निरपेक्षता और गुट निरपेक्षता जी, ये दोनों ही दर्शन साम्राज्यवादी देशों के हितों के विपरीत है, और वो नहीं चाहते कि एशिया अफ्रीका के समाज में इस तरह के दर्शन की व्यापकता बढ़ती जाए। जी। कैसे व्याख्या करेंगे, कैसे पंथ निरपेक्षता और गुट निरपेक्षता दोनों ही साम्राज्यवादी दर्शन के विपरीत है? सर, पहले गुट निरपेक्षता की बात करते हैं। सर, गुट निरपेक्षता से जो हमारा तात्पर्य रहा वह है कि हम किसी भी गुट के सदस्य नहीं बनेंगे, हम अपनी ही जो पॉलिसीज होंगी उन पर ही आगे बढ़ेंगे। किसी दल के ना तो दबाव में कार्य करेंगे, ना ही उन्हें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करेंगे। तो अब चूंकि साम्राज्यवाद हमेशा यह चाहता है कि उसके साथ पिछलग्गू राज्य रहें या फिर राष्ट्र रहें, परंतु सर इसमें एक चीज़ यह भी देखी जा सकती है कि अगर कोई देश गुट निरपेक्ष हो जाता है तो इसकी संभावना है कि वह इस चीज़ से दूर हट जाए। तो वह चाहते हैं कि गुट निरपेक्षता ना बढ़े, जैसा कि हमने पूर्व शीत युद्ध के समय भी देखा। पंथ निरपेक्षता से सर मैं यह समझता हूँ कि चूंकि साम्राज्यवाद सर कई तरह का हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद या फिर फैलाव के लिए एक विशेष धर्म भी कार्य करने लगता है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक विशेष धर्म जोड़ने के लिए, जैसे कई बार जोड़ने के लिए धर्म का भी उपयोग किया जाता है समाज या राष्ट्र को। तो अगर चूंकि समाज या संस्था पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष रहेगी तो हम कह सकते हैं कि वह उतनी जल्दी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के गुलाम या फिर चंगुल में नहीं फंसेगी। तो इस कारण से मुझे सर ये लगता है कि तो क्या ऐसी यही वजह है कि पश्चिमी मीडिया आजकल शिया सुन्नी के विभेद को उभार कर दिखा रही है या जातिवादी विभेद को उभार कर दिखा रही है ताकि बंधुता की भावना कमजोर पड़े और उस साम्राज्यवादी नियंत्रण वो अपना बढ़ा सके? सर, मीडिया का अपना परिप्रेक्ष्य है। कई बार वह पूर्णतः सत्य भी दिखाता है, परंतु कई बार उसकी छुपी हुई विचारधारा भी उसमें शामिल रहती है।
तो ऐसा कई बार आरोप लगते हैं पश्चिमी मीडिया पर कि वो जातिवाद के जो मूल हैं उन्हें उभारते हैं, या फिर जो धर्म के जो मूल हैं उन्हें भी उभारते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सीमित मात्रा में उनके द्वारा ऐसा किया जाता है। हालांकि एक देश के ताने बाने को इतना मजबूत होना चाहिए कि ऐसे अनावश्यक या अनर्गल जो कार्य हों या फिर ऐसी अफवाहें हों उन्हें वह स्वीकार ना करे और अपने मूल्यों पर अड़िग रहे। ऑस्ट्रेलिया, चीन और अन्य कई देशों ने सोशल मीडिया पर नियंत्रण स्थापित किया है। जी, हमारे चुनाव आयोग ने भी कहा है कि सोशल मीडिया पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जी। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि देश की जो विधायिका है और कार्यपालिका है इस उभरती समस्या पर सक्रिय भूमिका या जो तात्कालिक कदम उठाने के नज़रिया है वो विकसित नहीं कर पा रहे हैं? सर, इसमें मेरा ये पक्ष है कि चूंकि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं चुनावों को और महत्वपूर्ण बना रहा है। आज हम सभी दलों के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर पाते हैं उनका एक मुख्य माध्यम सोशल मीडिया ही है। हालांकि अगर हमें इसकी जो चुनौतियों को रोकना है या फिर हमें इन पर लगाम लगानी है तो हमें कहीं ना कहीं अन्य विकल्प अपनाने होंगे, जैसे PIB की फैक्ट चेक वेबसाइट हुई या फिर जो अन्य जो जैसे स्वयं चुनाव आयोग हुआ उनके जो ऐप हुए, उनके माध्यम से हमें जो कमियां हैं हम उन्हें सामने ला सकते हैं। अगर कोई डीप फेक वीडियो बनती है हम उसे सामने ला सकते हैं कि यह गलत है या फिर यह तथ्य सही नहीं है। इसके माध्यम से हम सोशल मीडिया का एक तो सही यूज कर सकेंगे और लोकतंत्र को विशेषता जो कहा जाता है तृणमूल स्तर तक पहुंचा सकते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न है, चाइना की एक कंपनी ने अभी डीप सीक नामक एक चैटबॉट विकसित किया है। पश्चिमी देशों द्वारा प्रायोजित जो ऐप्स हैं उसका प्रत्युत्तर देने के लिए क्या हमें अपने समाज में उसे खोलकर अपनाना चाहिए? सर, मुझे ऐसा काउंटर बैलेंसिंग फोर्स विकसित करने के लिए सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें पश्चिमी विश्व का काउंटर करना है तो हमें कहीं ना कहीं भारत GPT जैसे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, चाइना का अगर कोई प्लेटफॉर्म है, अगर वह अच्छा है तो वह उसकी स्वतंत्रता है और उनकी जो विशिष्टता है वह हो सकती है, परंतु कहीं ना कहीं हम सीख ले कि अपना ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए जो ना केवल भारत के लिए उपयोगी हो बल्कि पूरे विश्व में ऐसा एक प्रभाव छोड़े कि हमारी भी बात हो कि हमने भी कुछ ऐसा GPT या फिर AI एक चैटबॉट बनाया हुआ है। क्या भारत सरकार ने ऐसी कोई परियोजना शुरू की है? सर, जैसा कि भारत GPT नाम का एक जो प्राइवेट फर्म है, मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसने अभी ये शुरू किया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। विवेक जी। जी सर। अभी आप महसूस कर रहे होंगे कि सर्दियां पहले की तुलना में कम हो गई हैं। जनवरी में जो तापमान कम होना चाहिए था वो तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा है और अभी शायद हमने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की लिमिट को भी क्रॉस कर लिया है और 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। तो इसका पश्चिमी विक्षोभ पे क्या प्रभाव पड़ा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में? सर, इसमें एक तो यह संभावना हो सकती है कि वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है उनकी संभावना और बढ़ सकती है, क्योंकि भूमध्य सागर के जो क्षेत्र है वहाँ पर और अधिक वाष्पीकरण होगा और जो हवाएं हैं वह और अधिक हमारे जो हिमालय की तरफ या फिर भारत की तरफ आएंगी। पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, थोड़ा स्पष्ट करेंगे? जी सर, जो उत्तर पश्चिम की तरफ से जो हवाएं आती हैं विशेषतः ठंड के मौसम में, जनवरी के समय में, यह चक्रवात होता है कि हवाएं होती हैं? सर, चूंकि ये एक जेट स्ट्रीम के साथ में हमारे इस तरफ जो पश्चिम की तरफ गमन करती हैं। चक्रवात होता है कि हवाएं होती है? मैं एक सामान्य सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, इसे थोड़ा सोचिए, टाइम लीजिए अपना। जी, कोई बात, इसे आप मैं एक श्योर नहीं हूँ कि इसे आप एक बार देख लीजिएगा। जी। दिल्ली में ही अधिकतर क्यों स्मॉग जैसी कंडीशंस बनती हैं, जबकि मुंबई है, चेन्नई है और भी अपने पास मेट्रोपॉलिटन है, इनकी तुलना में दिल्ली को हर साल स्मॉग जैसी कंडीशंस का सर्दियों में क्यों सामना करना पड़ता है? उसके भौगोलिक कारक पे आप फोकस करेंगे? सर, इसमें अगर भौगोलिक कारण की बात करें तो प्राथमिक रूप से दिल्ली जो अन्य जो शहर हैं उनकी तुलना में एक तो इसका भूगोल बहुत छोटा है और यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे में यह होता है कि जो जनघनत्व का एक विकल्प बन जाता है। तापमान व्युत्क्रमण जैसी कोई संकल्पना? जी सर। सर, इसमें यह होता है कि जो आपके कण हैं, जो मोटे जो कण होते हैं, वह सामान्यतः वायुमंडल में बने रहते हैं या ऊपर नहीं जा पाते हैं, जो कि अन्य मौसम में चले जाते हैं। इस कारण से जो स्मॉग की संभावना होती है वह इसी मौसम में बढ़ जाती है। अच्छा, हाल के समय में हड़प्पा सभ्यता की लिपि के पढ़ने की बातें आई हैं। जी। कुछ एक राज्य ने कहा भी है कि अगर वो कोई लिपि पढ़ लेता है तो हम उससे ज़्यादा कुछ इनाम भी देंगे। जी। क्या कारण रहे हैं कि ये लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है और किस आधार पर हम लिपि को पढ़ने का प्रयास करते हैं? सर, प्राथमिक रूप से इस लिपि के ना पढ़े जाने के कारण जो है उनमें सर पहला तो यह भाव चित्रात्मक लिपि है। तो भाव चित्रात्मक लिपि को पढ़ने के लिए आपके पास अन्य दस्तावेज भी होने चाहिए, जैसे कि तुलनात्मक रूप से जब हम मेसोपोटामिया या मिस्र के जो अभिलेख देखते हैं
वहाँ पर बराबर संख्या में आपको अभिलेख मिलते जाते हैं, तो आप उनकी तुलना कर लेते हैं बहुत आसानी से। परंतु जो हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ पर सबसे बड़ा जो अभिलेख है वह 5 से लेकर 34 अक्षरों का मिला हुआ है। तो ऐसे में यह तुलना करना बहुत मुश्किल हो जाती है कि इसका सामान्य अर्थ क्या रहा होगा। दूसरा सर, भारत में क्षैतिज खुदाई की एक समस्या रही हुई है। हमने ऊर्ध्वाधर खुदाई तो की है, परंतु जो क्षैतिज खुदाई है वह काफ़ी कम रही है। इस कारण जो हमें आर्टिफैक्ट्स या फिर जो हमें अभिलेख मिले हैं उनकी संख्या पहले से ही कम है। हम भाव चित्रात्मक लिपि को बेस्त्रोफेदन भी बोल सकते हैं? सॉरी सर, इसका स्पेसिफिक इंग्लिश मीनिंग मुझे पता नहीं। हम इसे बोलते हैं तो गौमूत्र लिपि भी बोल सकते हैं। जी सर, वो एक तरफ से शुरू होती है, पुनः फिर वापस उसी तरफ से शुरू होती है। ऐसा कुछ आपको लक्षण हड़प्पा सभ्यता की लिपि में प्राप्त होता है? जी सर, क्योंकि जॉन मार्शल जो रहे पुरातत्ववेत्ता, उन्होंने यही बताया कि इसकी, परंतु सर इसमें कोई श्योर नहीं कह सकते हम। हालांकि उनका परिप्रेक्ष्य यही है कि इसका एक जो पैरा है जहाँ से शुरू होता है उसी तरह से दूसरा पैरा शुरू हो जाता है, परंतु हम तभी मान सकते हैं जब यह हमें बहुत बड़ी संख्या में मिले। अच्छा, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति पूरी दुनिया चिंतित है जी। इतिहास में कोई एक ऐसा राजा मिलता है, ऐसा कोई सम्राट मिलता हो जिसने पर्यावरण के लिए वास्तविक रूप में प्रयास किए? कुछ संक्षेप में बताइए इसे। सर, सम्राट अशोक को कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा किया। उनके बृहद अभिलेख और शिलालेख में हमें मिलता है कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें वनों की सुरक्षा करनी चाहिए, तो उस संदर्भ में हम देख सकते हैं। इसके अलावा सम्राट हर्षवर्धन ने भी यह कार्य किया। ओके, थैंक यू। विवेक जी मैम। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपनी डायरी में बात की, तो परावर्तन और अपवर्तन अगर आप किसी उदाहरण से हमें बता पाएं या किसी आम इंसान को आपको समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? जब सूर्य की किरण मैम आती है तो जैसे वह किसी सतह से टकराती है, वह उसी सतह से टकराकर वापस चली जाती है। क्योंकि ये सतह अगर चिकनी होगी तो वह पूर्णतः उसी रूप में वापस चली जाएगी। परंतु जो अपवर्तन होगा मैम, वहाँ पर जो माध्यम का परिवर्तन जरूर होता है, चाहे वह हवा से जल में जाए या फिर जल से हवा में जाए, तो वह थोड़ी सी बेंड हो जाती है। जैसे कि तारों के टिमटिमाने को हम देखते हैं, या फिर पानी में पड़े सिक्के को या फिर किसी पेंसिल को हम देख पाते हैं, यह अपवर्तन माना जाता है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि ब्लैनेट क्या है? आजकल एक शब्द चर्चा में है, ब्लैनेट। सॉरी मैम, मैं अवगत नहीं हूँ। क्या इसका संबंध ब्लैक होल से है? मैम, मैं श्योर नहीं कह सकता। अच्छा ठीक है, ब्लैक होल को बता सकते हैं? जी मैम, जब तारा अपनी जीवन की अंतिम अवस्था में होता है और जब उसका जो द्रव्यमान है वह सूर्य के द्रव्यमान से और जो चंद्रशेखर सीमा है उसको भी पार कर जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि वह ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। इसकी पहचान के लिए चूंकि यहाँ प्रकाश को भी यह अपने अंदर समा लेता है, परंतु जब प्रकाश किरण मुड़ती है तो हम इसमें अंदाजा लगा पाते हैं कि यहाँ पर प्रकाश नहीं दिख रहा है, तो यहाँ ब्लैक होल की एक संभावना हो सकती है। तो क्या सिर्फ एक ही घटना है जिसके कारण ब्लैक होल बनता है? मेरी जानकारी में यही थी, तारे वाली। ठीक है ठीक है, आप मुझे बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अगर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आपस में देखें तो क्या हमें फ़ायदा पहुंचता है? विज्ञान और तकनीक क्या कुछ फ़ायदा पहुंचाती है किसी संबंध को स्थापित करने में, समझौते में? और मुझे एक एक उदाहरण जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में दीजिए। मैम, जैसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की हम बात करें तो हम देख सकते हैं निसार जो है, नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार, यह हमें बताता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम दो देशों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। रक्षा के माध्यम से हम ब्रह्मोस मिसाइल का उदाहरण ले सकते हैं, जो कि भारत और रसिया का एक जॉइंट वेंचर है। मैम, जैव प्रौद्योगिकी में भारत और जो अमेरिका जो चला रहे हैं जीनोम प्रोजेक्ट, लगातार उस पर शोध जारी है। उसके माध्यम से यह कहा जा सकता है कि रक्षा प्रौद्योगिकी कई बार अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी महत्वपूर्ण होती है। अच्छा ठीक है, आपने जो देश के नाम लिए तो हम ये देखते हैं कि एक तरफ विकसित देश है और भारत जैसा विकासशील देश, और हम होड़ में लगे हुए हैं कि अंतरिक्ष में हम उनका बराबरी कर लें या हम उनसे आगे निकल जाएं। तो आपको नहीं लगता कि भारत जैसे देश के लिए, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं अभी बहुत बेसिक पर ही हैं, हम उनको बिल्कुल आम लोगों तक उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाए हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारा मुकाबला विकसित देशों से नहीं होना चाहिए? मैम, मुझे ये लगता है कि भारत चूँकि शिक्षा और स्वास्थ्य या फिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके क्षेत्र में अब लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। हमने गरीबी से और जो भुखमरी के जो आंकड़े हैं उन्हें भी लगातार कम किया है। और मैम, जो कहीं ना कहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात है, तो अगर हमें चूंकि हमने लक्ष्य बनाया है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी कहीं ना कहीं मैम स्वास्थ्य और शिक्षा में भी तो काम आ सकती है हमें। जैसे कि हम इसरो का उपयोग कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सैटेलाइट लगाते हैं उनके में उपयोग कर सकते हैं। और जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, अगर हम उनका दोहरा उपयोग करें तो कहीं ना कहीं वह दोनों तरफ से हमें लाभ दे सकती है। हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की बात कर रहे हैं जी।
तो थोड़ा बताइए हमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में। जी मैम, चूंकि अंतरिक्ष में हमें लॉन्ग टर्म हमारा जो विज़न है वह 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का है। इसके माध्यम से हम अंतरिक्ष में शोध कार्य करना, मानव अंतरिक्ष मिशन भेजना, इसके अलावा स्पेस टूरिज्म जो कि नया एक जो टर्म आया है उसको भी हम बढ़ाना चाह रहे हैं। और मैम इसके लिए हमने एक पहला प्रयास अभी डॉकिंग के माध्यम से भी किया है कि जो कि हम 2 सैटेलाइट को ज्वाइंट करके यह प्रमाण दे रहे हैं कि निकट भविष्य में भारत अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करेगा। क्या नाम है इस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का? स्पेडेक्स। स्पेडेक्स, ठीक है। क्या स्पेडेक्स की कहीं और भी भूमिका है? बस ये अंतिम सवाल है। मैम जैसे कि ये हमें न केवल अंतरिक्ष स्टेशन को जोड़ने में मदद करेगा बल्कि जो भारत का एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य भी स्थापित करेगा कि चूंकि आज हम 2 सैटेलाइटों को जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं निकट भविष्य में हम अन्य जो मिशन होंगे उनको भी कंडक्ट करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी बेहतर कर रहा है। विवेक, प्रत्यर्पण से क्या समझते हैं, जैसे कि प्रत्यर्पण संधि? जी सर, 2 राष्ट्रों के बीच जब विशेषता कितनी क्रिमिनल परिप्रेक्ष्य से जो लोग होते हैं उनका आदान प्रदान करना, कि जैसे अगर कोई भारत का कोई व्यक्ति है उसने कोई क्राइम किया और कहीं और चला गया तो उसे हमें अगर वापस लाना है तो उसको प्रत्यर्पण के रूप में। तो क्या करना चाहिए अगर 2 देश हैं और मतलब कोई देश मांग करता है कि भाई इन्होंने हमारे यहाँ कोई अपराध किया है और आप इनको वापस सौंप दीजिए, तो क्या करना चाहिए? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? सर ऐसे में हमें कुछ पहलू होते हैं, कितना विचार करना चाहिए? सर मुझे लगता है इसमें विचार करके ही यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि संधि के कुछ क्लॉजेस होते हैं उनके माध्यम से। तो अगर शेख हसीना जो भारत में हैं और बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो उनका एक्सट्रेडिशन डिमांड कर रही है इंडिया से, क्या करना चाहिए इस मामले में? सर जैसे कि हमारे जो प्रत्यर्पण संधि है उसका जो 10वां एक क्लॉज है उसमें लिखा हुआ है कि अगर पॉलिटिकल रीजन से ऐसा होता है या फिर किसी को जो हम डिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर तो उनकी जान को खतरा है, तो ऐसे में भारत मना कर सकता है। तो सर मुझे वर्तमान रूप में यही स्टैंड लगता है कि अभी हमें जो वैचारिक रूप से बात करनी चाहिए और जो मुद्दा है अभी वर्तमान में अगर उन्हें वहाँ पर भेजा गया तो एक संभावना है कि और हालात बिगड़ सकते हैं, हालांकि बातचीत जारी रखकर इसको हल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी एक फ्री मूवमेंट रिजीम काफ़ी चर्चा में रही जी, तो ये क्या है और किस देश के साथ है भारत की? जी सर, ये म्यांमार के साथ FMR जो 2018 में मानी जाती है। सर इसमें विशेषता जो दिक्कत यह रही कि जो लोग होते थे उग्रवादी वह अपराध करके सीमा पार कर आसानी से, जो कि 16 से 18 किलोमीटर का बॉर्डर था, वहाँ चले जाते थे। तो ऐसे में इस पर लगाम लगाना आवश्यक हो गया था, चूँकि उत्तर पूर्व हमारा क्षेत्र वैसे ही उग्रवादग्रस्त है। तो ऐसे में हमने FMR के माध्यम से यह प्रयास किया कि जो अपराध हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। अच्छा, आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, ये बताइए कि द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन ये किसने लिखी है? क्या एंड ऑफ हिस्ट्री से क्या तात्पर्य है? सॉरी सर, मैं ये याद तो नहीं कर पा रहा हूँ किसने लिखी है, परंतु जब शीत युद्ध हुआ उसकी समाप्ति के कहा जाता है कि अब मतलब जो इतिहास है उसकी समाप्ति हो गई है, परंतु इसके क्रिटिसिज्म भी है। अच्छा, लेकिन क्या तात्पर्य था उनका? किस वजह से ऐसा उन्होंने बोल दिया कि अब तो इतिहास का अंत हो गया है? सॉरी सर, इसके बारे में पढ़ूंगा। अच्छा, अभी एक भारत का एक शहर है जिसका नाम बदला गया है श्री विजयपुरम। कौन सा शहर है और क्यों श्री विजयपुरम नाम दिया गया उसे? सर मैं याद नहीं कर पा। ठीक है। सुवर्ण भूमि हम किस हिस्से को बोलते हैं? सुवर्ण भूमि सर दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों को हम सुवर्ण भूमि बोलते हैं। ठीक बात है। एक जब अभी भारत की नई पार्लियामेंट बनी जी, तो वहाँ एक पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ किया गया जिसका नाम है सेंगोल। जी, सेंगोल क्या है और इसका क्या मतलब ऐतिहासिक महत्व है? सर जो सेंगोल है वह चोल शासकों का एक सत्ता और शासिता का प्रतीक होता था, कि वह जो सेंगोल है वह उनके राजदंड के रूप में देखा जाता था। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्रता के समय उनको भी सेंगोल की जो भेंट दी गई थी उसको ही हमने हमारी नई संसद में स्थापित किया, जो कि हमारे पुराने इतिहास को कहाँ स्थापित किया गया है, किस जगह? सॉरी सर, ये संसद में स्थापित किया गया ये जगह में। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी ऑफ वोटर जी इज ग्रेटर देन राइट टू प्राइवेसी ऑफ डोनर। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या मतलब क्या कहने का तात्पर्य है सुप्रीम कोर्ट का? किन 2 फंडामेंटल राइट्स के बीच में उन्होंने डिस्क्रिमिनेट किया है? सर जैसे कि चूँकि वोट देते जो वोटर है उसकी जो प्राइवेसी है वह वोट के संदर्भ में रखी है उन्होंने, परंतु सर जो उन्होंने कहा कि डोनर की जो बात है वहाँ पर लोगों को अधिकार, चूँकि उन्हें जानना है कि लोगों को जानने का अधिकार है कि कहाँ किसी पार्टी को कितना पैसा मिल रहा है, तो ऐसे में बात ये रखी गई कि किस पार्टी ने किसको कितना पैसे मिले इसको सामने लाया जाए। ये तो आर्टिकल कौन से इसमें इन्वॉल्व है?
किसको प्राथमिकता दी गई है? सर चूंकि इसमें मुझे लगता है दोनों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करी गई है। चूंकि राइट ऑफ प्राइवेसी है वह आर्टिकल 21 का एक हिस्सा है, परंतु जानने का अधिकार है वह एक अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 19 का हिस्सा है। ठीक है, बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं जी और वो यूएस के राष्ट्रपति बन गए हैं 47th, राइट जी। तो अब इससे आप मुझे बस क्रम में ये बता दीजिए कि खतरा किसको सबसे ज़्यादा है, विश्व को, भारत को या यूएस को? सर किसी को खतरा कहना ऐसा मुझे ठीक नहीं लगता। हालांकि कुछ मतलब किसके लिए ज़्यादा चिंता बढ़ गई है? सर मुझे लगता है कि चिंता, सर ऐसा शब्द मतलब उठापटक तो हो सकती है सर विश्व में, यह तो कहा जा सकता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो या WHO का मुद्दा हो, परंतु भारत के लिए सर इसमें दोहरा एक मानदंड है कि अगर हम अच्छे से बात करके अपनी जो नीतियां हैं, बिजनेस डील हुआ या फिर जो भी सॉवरेन मुद्दे हुए, अगर हम उन्हें स्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लिए तो ये लाभदायक साबित होने की संभावना है। धन्यवाद सर। विवेक वेनसांग और कुमार जीव जी, ये दोनों कौन थे, इनमें क्या समानता है, क्या अंतर है? सर मैं हेनसांग को ही जानता हूँ, उनके बारे में बता सकता हूँ। सर 630 ईसा पूर्व के आसपास का जो समय है, जहाँ पर हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के काल में आए। उन्होंने भारत के कई क्षेत्रों को विजिट किया, जैसे कि दक्षिण में वह कांची भी गए तो उत्तर में वह कश्मीर भी गए। इसके अलावा उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था और भारत के जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको भी सामने लाया, जैसे कि उस समय की जो शासन व्यवस्था कैसी थी। चीन से भारत में कई यात्री आए, जी। क्या कुछ यात्री भारत से चीन भी गए? सर एक एक जो 8वीं से सर 12वीं सदी में एक तारानाथ जिन्हें कहा जाता है, जो बौद्ध थे, वह भी तिब्बत या चीन के क्षेत्र में गए। एकमात्र मैं नाम याद कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये बताएं कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत में इतिहास लेखन का रुझान नहीं था। जी। और इतिहास लेखन का रुझान न होने की बड़ी वजह है कि भारत में जो काल की धारणा है वो ऐसी है कि इतिहास लेखन का महत्व समझ में नहीं आता है। जी। क्या है ये कॉन्सेप्ट पूरा? सर ये कॉन्सेप्ट बेसिकली यह है कि भारत को यह माना जाता है कि यह तो चक्रीय इतिहास लिखते थे, जो युगों के अनुरूप चलता था, जहाँ पर एक युग के बाद दूसरा आता था। परंतु जो वेस्टर्न फिलॉसफी रही है या फिर वेस्टर्न जो इतिहासकार रहे हैं, उनका यह मानना है कि इतिहास रैखिक रूप से आगे बढ़ता है। अब उनकी सर जो भारत के संदर्भ में रुचि है या फिर जो भारत के संदर्भ में लेखन है, उनकी धारणा सही नहीं है, क्योंकि भारत ने जो अपना इतिहास लेखन का क्रम है वह क्रमिक रूप से विकसित किया। जैसे कि पुराणों ने हमें वंशावलियों के बारे में बताया, तत्कालीन संदर्भ को हमारे सामने रखा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ जो जैसे कि हमारे यहाँ जो फैक्ट मिलते हैं, जैसे कि कल्हण की राजतरंगिणी भी मिलती है हमें, या फिर आगे जो भी इतिहास मिलते हैं, तो भारत के संदर्भ में सर यह था कि हमेशा फोकस राजा महाराजाओं पर किया जाता था। परंतु जो हमारे यहाँ कालबद्ध जो धारणा है वह धीरे धीरे विकसित हुई है। वहीं वेस्टर्न फिलॉसफी में यह था, जो इतिहासकार थे वह लगातार क्रमबद्ध रूप से लिखते थे। तो मुझे लगता है सर ये स्थान विशेषता ज़्यादा है, काल विशेषता को इसमें ध्यान नहीं रखना चाहिए। 5 ऐसे प्रसंग बताइए जो भारत और अमेरिका के इतिहास में एक जैसे हैं, अलग अलग समय में बेशक हो। सर पहला तो दोनों ने उपनिवेशवाद से लड़ाई करी, दोनों में भेदभाव की एक भूमिका देखी गई, परंतु एक जगह रंग भेद था, एक जगह जाति भेद था। दोनों जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर देखा गया, जहां पर उन्होंने थोड़ी अधिक प्रगति करी, हम अभी जारी कर रहे हैं। अमेरिकी इतिहास में सर यह भी माना जाता है कि जब अमेरिका ने वास्तविक रूप में प्रगति करी तो उनके जो ब्लैक लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हमने अलग कर दिया, उनको ध्यान नहीं दिया। ऐसी संभावना सर भारत में भी आती है कि उत्तर पूर्व की कुछ जनजातियों को हम कहीं ना कहीं उतना विकसित नहीं कर पाए जितना हम कर सकते थे। ठीक है। अंतिम रूप से सर संविधान, चूंकि एक लिखित संविधान जहां पर लोगों के अधिकारों की बात हो, वह अमेरिका में भी रही, हमारे भारत में भी है, देखिए। ठीक है, अच्छा लगा विवेक आपसे बात करके, जा सकते हैं बस। जी। मैं कमें सर? यस यस यस, आइए बैठिए। ये आपका इंटरव्यू कौन सा है यूपीएससी में? सर CAPF का दिया है, CSE का पहला है। पहला है। अटेम्प्ट कौन सा है? सर चौथा। क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्या है, कैसा हुआ इंटरव्यू? सर लगभग ठीक रहा, कुछ चीज़ें और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन्हें भी याद कर सकता हूँ। कितने नंबर आ जाने चाहिए आपके इंटरव्यू में, आज के इंटरव्यू में? सर वो आप निर्धारित करें तो बेहतर होगा। निर्धारित तो हम ही करेंगे, फिर भी आपकी राय तो जानना चाह रहे हैं। सर मुझे लग रहा है ज़्यादा ना बोल दूँ तो एक सीमित, मतलब 185 के आसपास मैं अपने आप को मानता हूँ ऑन, मतलब रियल इंटरव्यू में, या उससे ऊपर मैं अपने आप को देखता हूँ। ठीक है,
हमारा ख्याल है कि आपका जो इंटरव्यू का लेवल है वो 200 प्लस का है जी आज भी आपका लेवल 195-200 के बीच का है जी। थोड़ा सा और काम कर लेंगे तो 200 पार कर सकते हैं आराम से। अब मतलब बहुत ही शानदार उम्मीदवार हैं इंटरव्यू के हिसाब से जी। आपकी एंट्री मतलब एंट्री एग्जिट दोनों एक्सीलेंट हैं, शानदार हैं। ड्रेस अच्छी है, यही पहनने वाले वहाँ पर? जी ठीक है, परफेक्ट है। सीटिंग भी ठीक है। अब देखिए, विवेक नाम से कहीं जिक्र आ जाए, विवेक, बुद्धि, विवेकशीलता, ये सब थोड़ा और बारीक हो सकते हैं उसमें। जैसे आपने विवेक का अर्थ बताते हुए ना नैतिकता को उस पर हावी कर दिया। विवेकशीलता के कई पक्षों में से एक नैतिकता हो सकता है। विवेक का जो बेसिक मतलब, सुकरात की बात अगर करें तो इतना है कि जिस व्यक्ति को सही और गलत का अंतर करना आता हो जी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, तो विवेक बेसिकली लॉजिकल होना है जी तार्किक होना है और तर्क बुद्धि का प्रयोग ठीक तरीके से करना है, उसका मिसयूज करना नहीं है। ठीक है जी थोड़ा सा इस पे काम कर लीजिए, जी। कहीं पूछ ही नहीं। रिफ्लेक्टिव डायरी राइटिंग आपने लिखा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव आपने जानबूझ के लिखा है जी तब तो हमें आपसे पूछना ही पड़ेगा। तो मैंने आपसे पूछा कितना सच कितना झूठ लिखते हैं, आपने कहा पूर्णतः सत्य। देखिए, डायरी में पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता, लगभग इम्पॉसिबल है जी। कई इतने गहरे सच हैं जो आप किसी को बता ही नहीं सकते। अगर आपने वो डायरी में लिख दिए और गलती से किसी के हाथ में पड़ गई तो आपकी तो जो सामाजिक संबंध खत्म होंगे, कई और लोगों की छवि खत्म हो जाएगी। इसलिए कोई दुनिया का आदमी डायरी में ये दावा कभी नहीं कर सकता कि मैं 100% सच लिखता हूँ। मैंने पूछा नाम भी, आपने कहा नाम भी। सर एक प्रश्न, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं 99% लिखता हूँ तो वो कहेंगे कमी क्या है? फिर नहीं, आप यही कि मैं लगभग सारा सच लिखता हूँ, लेकिन जिस सच से किसी के जीवन को नुकसान हो सकता हो उसको थोड़ा सा क्रिप्टिक लिखता हूँ कि मैं तो समझ जाऊँ, कोई और ना समझ पाए। क्रिप्टिक लैंग्वेज में लिखता हूँ। ठीक है। फिर जब मैंने कहा कि मान लीजिए आप कुंभ के प्रशासक हैं और आज वहाँ पर भगदड़ मची, क्या लिखेंगे? आप वीडियो में सुनना, 8-9 वाक्य बोले आपने, शुरू के साथ इंफॉर्मेटिव है, जबकि आपने कहा रिफ्लेक्टिव डायरी है। आखिरी 2 वाक्य में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आना शुरू हुआ। तो रिफ्लेक्टिव में तथ्यों पर बात कम होगी कि 4 बजे का समय था, मुस्तैद था, प्रशासन ये था, ऐसा था, वैसा था, ये फैक्ट्स है। रिफ्लेक्टिव में क्या होगा? ज़्यादा विश्लेषण ज़्यादा होगा जी, कि मेरी बुनियादी चिंता ये है कि ऐसा क्यों हुआ, जब हर तरह के इंतज़ाम कर दिए गए थे, जब पहले से अनुमान था कितनी भीड़ आएगी, तो इतनी भीड़ अचानक उस तरफ से कैसे आ गई, हमारी टीम पहले ही उसको 3 जगह क्यों नहीं बांट पाई, क्वेश्चंस के फॉर्म में। जी। तो आप रिफ्लेक्टिव कह रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल में इंफॉर्मेटिव ज़्यादा आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। डायरी और हिस्ट्री का लिंक आपने बड़ा अच्छा बताया, लेकिन उसमें बिना बात के आपने एक शब्द यूज़ किया, मिथक। इसको बोलते हैं आबेल मुझे मार। जी। डायरी से मिथक का क्या संबंध बनेगा? मिथक तो धार्मिक पौराणिक बातें जिनका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं, उनको बोलते हैं। आपने कहा कि सर डायरी से हम लेंगे, जैसे भगत सिंह की बात चली, और उसमें कहना थोड़ा मुश्किल होता है कि उस डायरी में जो है वो तथ्य है या मिथक है। तो मिथक का जिक्र आप पुराणों के बारे में कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों में कर सकते हैं, डायरी में क्यों मिथक आएगा, जब तक कि डायरी बहुत पुरानी और धार्मिक व्यक्ति की ना हो। सर तो मतलब मिथक का सीमित अर्थ केवल धर्म तक ही रहता मिथक का मतलब होता है ऐसी मान्यताएं जो समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलित है पर इतिहास में प्रमाण नहीं है उनका। जी, ठीक। जनरली धार्मिक पौराणिक मान्यताओं से जोड़ते हैं इसको। ठीक है। एक्सप्रेशन आपका जो है काफ़ी अच्छा है। आई कांटेक्ट आप शुरू में कोशिश कर रहे थे कि सबको देखें, ऐसा मत कीजिए, 1 to 1 रखिए, जिससे बात कर रहे हैं उसी को देखिए। जी। वॉइस बहुत अच्छी है, लिसनिंग आपकी बहुत अच्छी है, लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है। जी। शानदार आपका स्टाइल है बोलने का। डीप सीक वाला आपने भारत जीपीटी बड़ा अच्छा सुझाव दिया। साइंस चेक में जितने सवाल पूछे गए, परावर्तन, अपवर्तन और स्पेस चेक, वो सारे बहुत अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया थे। सिंधु घाटी की लिपि वाला भी आपने बहुत ही शानदार बताया। जी। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर था वो वाला। द एंड ऑफ हिस्ट्री किताब आपको नहीं पता, ये थोड़ा सा आश्चर्य वाला, क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत ही अच्छी है। जी। साइंस चेक में, कॉन्स्टिट्यूशन पे, हर चीज़ पे शानदार है। एंड ऑफ हिस्ट्री बहुत फेमस किताब है फ्रांसिस फुकुयामा की, जो मेरे ख्याल से आज से 20 साल पहले आई थी। तो वो ये कहते हैं कि जब से विचारधाराओं का संघर्ष खत्म हुआ है, अब इतिहास की ज़रूरत नहीं है। जी। लिबरल डेमोक्रेसी इज़ द एंड ऑफ हिस्ट्री और द एंडिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री। जी। वो स्थायी वस्तु है।
तो ये भी बेकार की बात है, लोगों ने खारिज कर दिया इसको भी जी। लेकिन कम से कम नाम पता होना। बिल्कुल। सैमुअल हंटिंगटन के बारे में आइडिया है आपको? इतिहास के विद्यार्थी को ना द एंड ऑफ आइडियोलॉजी और द एंड ऑफ हिस्ट्री, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी इनका है हंटिंगटन का जी, द एंड ऑफ हिस्ट्री फुकुयामा का, ये 2 बुक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए जी। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पे शानदार आपने जवाब दिया, आर्टिकल 1921 वाला बहुत अच्छा था जी। काल की धारणा पे मुझे लग रहा था कि आप नहीं बता पाएंगे, आपने वो भी बड़ा अच्छा बताया, चक्रीय वाला जो था जी सिर्फ रेफरेंस के लिए प्लेटो ने भी काल को चक्रीय रूप में देखा है, जी। ऐसे रेफरेंसेस हैं। तो वेस्ट में सबने काल को रैखिक नहीं देखा, मार्क्स ने देखा और बहुत लोगों ने देखा, लेकिन सबने नहीं देखा है, ध्यान रख सकते हैं। यूएस से इंडिया वाली तुलना भी बहुत अच्छी आपने की। कुमार जी वो व्यक्ति है जो बौद्ध धर्म को भारत से चीन ले गया था जी। और चीन में उसको इतना सम्मान मिला कि बाद में वो एक चीनी संत के रूप में ही उसकी मतलब चीन में मंदिर बने हुए उसके नाम जी। और ये जो अभी विलियम डेल रिम्पल जो नाम है उनका, उनकी जो बुक आई है उसमें कुमार जी ऊपर बहुत विस्तार में लिखा है उन्होंने। तो सर जो अभी नई बुक्स आ रहे हैं इतिहास पे उनको भी अभी 2-4 केवल नाम तो देख ही लीजिए जी। तो कुमार जी अभी चर्चा में ज्यादा है, कहीं पूछ लें तो ह्वेनसांग वहां से यहाँ आया, कुमार जी यहाँ से वहां गया, ये तुलना है। कुंभ के मामले में आपने अपनी ओर से कहा कि एक संप्रदाय को नहीं आने की बात कही गई, तो अपनी ओर से कहने से बचें जब तक शासन की ओर से कोई ऐसी बात ना कही गई हो, अवॉइड कर दीजिए। कि सर जहाँ तक मेरी जानकारी है सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि किसी जाति धर्म के लोग वहाँ नहीं जाएंगे। मीडिया में ऐसी बातें सुनी है मैंने, लेकिन वो सरकार की ओर से नहीं है जी। ठीक है, बाकी शानदार है। कोई सवाल आपका तो पूछिए। सर लगभग सारे सवाल हो गए सर। जो मतलब अभी तक जितने फीडबैक मिले मुझे उनमें बस यही चीज़ रही कि थोड़े से एक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की जो थिन लाइन है, नहीं आप एकदम मैं वो तो सर आपके सामने और थोड़ा सा एक वो चीज़ हो जाती है जीवन में आके, बस बाकी लगभग सारी चीज़। आप 200+ वाले कैंडिडेट हैं और कॉन्फिडेंस आपका एकदम सही जगह है, मिसप्लेस्ड नहीं है, ना ओवर कॉन्फिडेंस है जी। ठीक है। सर एक चीज़ और, जैसे कि अभी आपने वो सुना होगा यूजीसी में नए नॉर्म्स आए हैं। हाँ। सर उनमें संघवाद पे जो दिक्कत आ रही है, जैसे आवाज़ उठाई जा रही है, तो सर चूंकि मैंने यूजीसी नेट किया हुआ है तो वो मेंशन्ड होगा, तो मुझे एक डाउट है सर कि इस पे संघवाद पे कैसे असर पड़ रहा है। पहले कौन चुनता था कुलपति, वो अब कौन चुनेगा? नहीं, कुलपति जो राज्य की यूनिवर्सिटी है उसमें राज्यपाल चुनता है, राज्यपाल यानी कि सीएम। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ केंद्र सरकार चुनती है। अब पहले भी यही होता था। हाँ। तो सर अभी फिर इतनी मुद्दा क्यों उठ रहा है ये चुनने के नाम पे? मैंने देखा नहीं है लेटेस्ट कौन से नॉर्म आई, देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि नॉर्म्स में बहुत ज़्यादा आई हैं यूजीसी। हाँ बहुत से सर, उसमें जो अभी मेन परिवर्तन आ रहा है कि अब जो चूंकि उनको चुनने का जो प्रोसेस है, ये केरल वाले के बाद हुआ होगा ना? केरल तमिलनाडु दोनों जगह। मैंने नॉर्म देखी नहीं है, फिर देखना पड़ेगा जी। तो सर मैं वो प्रोफेसर किसी से पूछ लूँगा, वो एक डाउट है। कब है इंटरव्यू यूपीएससी में? सर 4 फरवरी। ठीक है, 200+ प्रॉपर IAS इसी बार, कोई इसमें मतलब शंका की बात नहीं है। जी बिल्कुल सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।